मनुष्य बहुत विवेकशील प्राणी है। मनुष्य में भोंदूपन और विवेकशीलता का अनुपात ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य विवेकशील है, सीधी सी बात है। बाकी किसी भी स्पीशीज से हम लोग ज्यादा विवेकशील हैं। लेकिन अधिकांश मनुष्य ज्यादातर समय और कुछ मनुष्य कम समय भोंदूपन का व्यवहार भी ठीक ठाक कर लेते। जैसे हम सब ठीक से बिहेव कर रहे हैं, भीड़ में कभी शामिल होंगे तो हम ऐसी हरकतें करेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भीड़ व्यक्ति के विवेक को हर लेती है। हम ही होते हैं, वही मनुष्य होते हैं, पर जैसे उनको भरोसा जमता है कि भीड़ में है और कोई पहचान नहीं पाएगा, बस। और हमारे नैतिक आचरण का बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि कोई ना कोई देख रहा है। इसलिए व्यक्ति की नैतिकता की सही परीक्षा उस क्षण में होती है जब उसको कोई देख ना रहा, जब कोई उसको कंट्रोल ना कर रहा हो। यदि उस व्यक्ति पर कोई कंट्रोल किसी तरह का नहीं है और कोई उसको देख नहीं रहा है, तब भी अगर वो नैतिक है तो बात अलग है। इसको इंटेग्रिटी हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 में। इंटेग्रिटी में इस प्रश्न को समझेंगे। मतलब आप सड़क पर चल रहे हैं, आपसे आगे वाले व्यक्ति की जेब से अचानक कुछ गिरा, वो एप्पल 14 गोल्ड फोन है। गोल्ड होता है ना, प्रो होता है, एप्पल 14 प्रो है, प्रो मैक्स होता है। अच्छा, एप्पल 14 प्रो मैक्स है। वो फोन गिरा, एकदम नया है, ब्रांड न्यू, किसी को गिफ्ट करने के लिए ले जा रहा था, गिर गया, उसको नहीं पता चला। आपने उठाया, आसपास 2-4 लोगों ने देखा आपको उठाते हुए। अब 2 ऑप्शंस हैं, आप उन सबको देखें और भागे वहां से तेजी से, इतना तेज भागे कि कोई पकड़ ना पाए आपको। दूसरा, आप उनको रोकें, अरे भैया रुको 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 रुको, भाग के जाओ, भैया आपका फोन गिर गया था। वो कह रहे, मैं कैसे धन्यवाद बोलूं, ये मैंने अपने पिताजी के लिए लिया था, वो रिटायर्ड है, उनका समय नहीं गुजरता है, तो मेरा मन हुआ कि उनको अच्छा फोन दूं, और मैंने 3 महीने की सैलरी मिला के फोन खरीदा उनके लिए, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। आपको अच्छा भी लगा, हालांकि उतना नहीं जितना आप लेके भाग लेते तो ज्यादा अच्छा लगता, पर ये भी आपको अच्छा लगा कि थैंक यू, बड़ा अच्छा लगता है। वो 3 लोग देख रहे थे, आपको ना देख रहे होते ना तो मैं लेके भाग लेता, क्योंकि वो 3 लोग आपको जानते थे। आपको लगा इमेज का सवाल है, कल को बहुत बातें बनेंगी, चोर आदमी है, तो आपने फोन देना ठीक समझा। वो भी सेल्फी खिंचवाते हुए फोन दिया, सेल्फी खिंचवाई और डाल दी फेसबुक पे। आज एक गरीब व्यक्ति का आईफोन गिर गया था, मैं उसके पीछे भागा, उसका फोन दिया, फोन देते हुए फोटो। अच्छा, आप किसी पे कल्याण करें और उसकी फोटो खींच के डाले सेल्फी, इससे नीचता कुछ हो नहीं सकती। ये नीचता का चरम स्तर है। कई लोग ऐसे भीख देते हैं, किसी को भीख देते तो सेल्फी खींच लेते हैं। आज मैं एक गरीब व्यक्ति को 2 रुपए भीख देते हुए और 50 लोग लाइक कर रहे हैं, वाह भैया, आप जैसे लोग हैं तो ही मानवता पे विश्वास बचा हुआ है। ये मानवता नहीं है, ये नीचता है, नीचता। क्योंकि आपने खुद को बड़ा दिखाने के लिए उस बेचारे को बहुत छोटा कर दिया है, उसकी फोटो भी दिखा दी है। कोई अधिकारी अपनी महानता दिखाने के लिए किसी को डांटते हुए वीडियो बनाए और वो अपलोड करे, ये नीचता है, नीचता। उससे कम कोई शब्द नहीं है इसके लिए। आप खुद को महान बनाने के लिए किसी को कस के डांट रहे हैं, उसकी निजता का सम्मान नहीं कर रहे हैं और पब्लिक मीडिया में, सोशल मीडिया में उसको अपलोड कर रहे हैं। अगर उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया शर्म के मारे, उस व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया, तो जिम्मेदार कौन होगा? कि आपको आपके डिपार्टमेंट ने, कि आपको अदालत ने यह हक दिया कि इसके निजता से खेल सकते हैं आप? अपनी महानता दिखाने के लिए दूसरे को कितना नीचे दिखाएंगे, ये भी तो सवाल होता है ना। और इसलिए अब नैतिकता की जो क्लासेस हैं एथिक्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा आचरण किस कैटेगरी में माना जाएगा, उसका ध्यान रखना है। होता क्या है कि हम लोग विवेकशील लोग हैं, पर एक तो हम सब समाज में लगभग 25% लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं, ये जो आईक्यू है ना, 50% लोगों का होता है एवरेज, 25% का होता है बिलो एवरेज और 25% का होता है एबव एवरेज। ये दुनिया के हर समाज में निश्चित खाका है। जिस दिन इंटेलिजेंस पढ़ेंगे मैं पूरा फार्मूला समझाऊंगा कैसे काउंट करते हैं। दुनिया के हर समाज में ये फार्मूला अप्लाई होता है। हमारे समाज में 25% लोग समझदार हैं, 25% गधे हैं, भोंदू कह लो, अच्छा शब्द है। 50% एवरेज है, थोड़ा इधर फिसले तो भोंदू हो गए, थोड़ा उधर चढ़े तो समझदार हो गए, ऐसे लोग हैं। और इसीलिए इलेक्शन में नेता आपसे बौद्धिक वायदे नहीं करते, भावनात्मक वायदे करते हैं।
क्योंकि भावनाओं की आंधी में किसी एवरेज बुद्धिमान व्यक्ति का भोंदू हो जाना बहुत आसान होता है। भोंदू बनाने के लिए इमोशनल बनाया जाता है, समझदार नहीं बनाया जाता। इसका मतलब यह भी हुआ कि किसी भी देश में 75% व्यक्ति या तो औसत हैं या औसत से नीचे हैं। जो काफी समझदार हैं उनकी संख्या 25% के आसपास ही होती है। उसमें भी अंतर होता है। बहुत समझदार है वो शायद 1% होंगे, फिर थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम। मैं आईक्यू का सारा चार्ट बना के समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मूल्य जब बनते हैं प्रतिमान, तो समाज के भोंदू लोगों को ना बहुत गहरी बात समझ में नहीं आती। वो चाहते नहीं गहराई में जाना, उनको मोटा मोटा उत्तर चाहिए हर प्रश्न का। कि भाई एक आदमी दिन भर रिक्शा चला के आया, शाम को घर आया, अब कोई उससे कहे चलो दार्शनिक चर्चा करते हैं। अरे यार मेरा दर्शन सुबह से शाम तक निकल गया, मेरा चर्चा तुम कर लो, मैं ऐसे ठीक हूं। ये दुनिया किसने बनाई जानते हो? पूरा नहीं जानता, बताओ ना किसने बनाई। उसको शंकराचार्य नहीं चाहिए बात करने के लिए, उसको चाहिए कोई बाबा जो सीधे मीठा मीठा जवाब देता हो, दिमाग न खराब करता हो। और उसने बाबा से पूछा, बाबा हफ्ते भर मेहनत करता हूं पर प्रसाद नहीं मिलता है, गरीबी दूर नहीं होती है, क्या करूं? बाबा की दाढ़ी बहुत लंबी है। हर धर्म के बाबाओं का वही हाल है। सिर पे कुछ कुछ पहन लिया बड़ा बड़ा, कपड़े आम आदमी से अलग हैं ताकि बाबा होने का विश्वास और गहरा हो जाए। जीन्स पहन के बाबा क्यों नहीं बात कर सकता? क्योंकि बाबा ने जीन्स पहनी हो, टी शर्ट पहना और शेव कर रखी हो तो उसको बाबा मानेंगे नहीं लोग। उसको बाबा दिखना भी तो चाहिए भाई। यूनिफॉर्म भी तो बहुत मैटर करती है। आईपीएस वाले क्यों वर्दी पहनते हैं? यूनिफॉर्म का महत्व है। उसको देख के ही लगता है ज्ञानी आदमी है, जबकि वैसा बनने के लिए 25-30 दिन शेव नहीं करनी होती बस। कोई भी ज्ञानी बन सकता है पुरुषों में। महिलाओं के लिए तो मुश्किल है वाला काम। उनको कुछ और करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और तरीका, बाबी वाला कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। बाबा का तो आसान तरीका है, झाड़ जंगाड़ हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसको ज्ञान की बात करनी। इसने कहा, बाबा ईश्वर तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं? बाबा को भी नहीं पता कैसे पहुंचाऊं, पर उसे यह पता है कि इसको भरोसा है कि मुझे पता है। पता दोनों को नहीं। फिर बाबा बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारे कमरे में दीवार पे एक चित्र टंगा है, चित्र के पीछे एक छिपकली है, उसको हटाओ, कृपा आएगी। वाह बाबा वाह। फिर दूसरा भक्त है, बाबा भूल गया अब क्या बोलना है। बाबा बोल रहा है, समोसा खाते हो? हाँ। कौन सी चटनी खाते हो? उसने कहा, जी लाल वाली खाता। नहीं, वहीं कृपा रुकी हुई है। हरी चटनी खानी है और हरी चटनी खाओगे तो कृपा। अच्छा, मैंने ऐसे देखे कुछ कुछ प्रवचन, मैं उन्हीं के बेस पे बोल रहा हूं, मैं कल्पना नहीं कर रहा हूं, जो मैंने सुना मैं वही बता रहा हूं आपको। अच्छा, मैं वो देख के मैं सिर पीट लेता हूं। मुझे लगता है कि जो सामने सुन रहा है वो क्यों चप्पल उतार के नहीं मार रहा है इसको? उसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा कि मेरी पारमार्थिक समस्या का समाधान समोसे की चटनी में अगर है? गुस्सा आना चाहिए। पर फिर मैं देखता हूं वो पैर पकड़ लेते, बाबा बस यही ज्ञान, आंख से आंसू निकल रहे हैं। फिर मुझे इस बात पे भरोसा हो जाता है, इतने बड़े बड़े गधे हमारे समाज में हैं। और एक मजाक एक पॉलिटिकल थिंकर ने किया कि लोकतंत्र क्या है? 51% का शासन है। अगर किसी समाज में 100 में से 51 गधे हैं तो वहां का राष्ट्रगान ढैंचू ढैंचू ही होगा। सीधी सी बात है। कोई कुछ भी कर रहे उसके बाद भाई, जब 51 गधे हैं और 51 एक साथ हैं, एकता। अच्छा, गधों में एकता भी ज्यादा होती है, समझदारों में एकता भी नहीं होती है, वो एकदम अलग अलग विचार करते हैं। मूर्खों में एकता इतनी ज्यादा होती है और 51 हो गए। अब 49 हंस कुछ भी कर लें पर 51 से तय होगा।